नमस्कार, स्वागत है आपका एम्पावर पंचायत की पॉडकास्ट श्रृंखला पंचायत पर चर्चा में। आज हमारी अतिथि हैं श्रीमती माया विश्वकर्मा, जो मेहर गाँव, नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश से प्रधान हैं। अगर मैं इनका पूरा परिचय दूँ तो शायद अगले 15-20 मिनट आपका परिचय देने में निकल जाएगा, क्योंकि आपने इतना काम किया है सामाजिक क्षेत्र में कि उन सबको इस पॉडकास्ट में कवर करना मेरे लिए संभव नहीं होगा। आपने सुकर्मा फाउंडेशन के आप ओनर हैं, आप फाउंडर हैं, जो कि मार्जिनलाइज्ड पीपल हैं गाँव में, जो बहुत ही पुअर हैं, बीपीएल फैमिलीज़ हैं, उनके लिए ये फाउंडेशन उनके लिए काम कर रहा है, आप उसका नेतृत्व कर रही हैं। आपने नो टेंशन फाउंडेशन भी बनाया है, जो कि जो एक बहुत ही अफोर्डेबल सैनिटरी पैड एंड नैपकिन्स बनाता है, जिससे कि गाँव में जो युवा हैं, जो गरीब लोग हैं, वो अपनी मेंस्ट्रुएशनल हेल्थ का सही से देखभाल कर सकें। बहुत-बहुत स्वागत आपका और बहुत-बहुत आभार हमारे पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद अमित जी। बहुत अच्छा लग रहा है कि इस तरह के प्लेटफॉर्म भी चालू हो गए हैं, जो सभी लोगों के लिए मतलब एक सीखने वाली चीज़ है, क्योंकि आज हम डिजिटल मीडिया में हैं, डिजिटल युग में हैं, यूँ कहें तो किसी के लिए भी कुछ भी करना कुछ नामुमकिन नहीं है। सब लोग इस पॉडकास्ट के ज़रिए और आपकी जितनी भी कोशिशें हैं, सब वो अपने फ़ोन में सुन सकते हैं, जहाँ तक कि गाँव में भी। अब हमारे गाँव में भी बहुत अच्छा सिग्नल, वाईफ़ाई ये सब होता है, तो लोग फ़ोन में सुनते ही हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि इसके माध्यम से हम सभी लोगों से जुड़ेंगे। हम स्टार्ट करते हैं आपकी यात्रा ग्राम प्रधान बनने की। मुझे पता है कि आपके इतने फाउंडेशन जो मैंने बोला, बट अभी हम फोकस करेंगे आपके ग्राम प्रधान बनने की यात्रा। कैसे आपने सोचा कि आप ग्राम प्रधान बनेंगी और क्यों आप ग्राम प्रधान बनी, या आपके पास और क्या विकल्प थे और आपने ग्राम प्रधान ही क्यों चुना? देखिए, इसकी यात्रा तो बहुत लंबी है। मैं बहुत ही शॉर्ट में सभी चीज़ों को कवर करने की कोशिश यहाँ करूँगी। हुआ ये कि मतलब मेरा बैकग्राउंड ऐसा है कि मैं उसी गाँव में जहाँ की मैं प्रधान हूँ, वहीं पर मैं पैदा हुई, और हमारे परिवार में मतलब मेरे फादर जो हैं वो लोहार कारपेंटरी का हमारा काम होता है, विश्वकर्मा। तो वहाँ पर जब आज से मतलब 40 साल पहले की मैं बात करूँ, तो वहाँ इस तरह की कोई चीज़ें, सुविधाएँ, कनेक्टिविटी ये सब कुछ नहीं था, क्योंकि गाँव-गाँव होता था, मतलब पूरा डिस्कनेक्ट, आत्मनिर्भर होता था, क्योंकि गाँव में ही जो चीज़ें होती थी उसी से हम लोग वो करते थे। और उस ज़माने में हमारे यहाँ नदी बहती है, दूधी नदी, और एक तरफ नर्मदा है, तो हम लोग नदी के ही सहारे पूरा जीवन यापन करते थे। तो मैं भी ऐसे ही उसी बैकग्राउंड में जब बड़ी हुई, तो जो लड़कियाँ मतलब जिनको टिपिकली सिखाया जाता है कि भाई देखो घर के काम करना है। स्कूल हमारे यहाँ तक उस समय 8वीं कक्षा तक ही था। तो हमारे घर में जैसे मेरा जो बचपन बीता वो ऐसे कि अ, नदी से पानी लेकर, वही हमारा पूरा एक लाइफ़लाइन थी। तो पानी लेके आना, लकड़ी बीनने जाना, कभी खेत में चले गए, कभी इधर चले गए, पढ़ाई भी करते थे साथ में। तो ये उस तरह का तो बच्चों को मतलब एक यूँ कहूँ कि लड़कियों को तो ज़्यादा अपॉर्च्युनिटी नहीं, क्योंकि उनकी तो 12-13 साल या 15 साल में, 18 साल में शादी हो जाती थी। तो मेरी कहानी भी ऐसी होती यदि मैं मतलब थोड़ा पढ़ाई नहीं करती। तो मेरे परिवार में अंतर ये रहा कि मेरे फादर, जैसे मैंने कहा, 5वीं तक ही पढ़े, मम्मी कभी गई नहीं पढ़े स्कूल, लेकिन वो पढ़ लेती हैं सारी चीज़ें। तो उनमें ये बदलाव इसलिए आया कि उनके जो भाई लोग हैं, बचपन से उन्होंने देखा कि मेरे 2 भाई, मतलब एक किसानी और एक उसमें, और एक भाई कलेक्टर बना और एक भाई साइंटिस्ट बना। तो उनके यहाँ जो उन्होंने चेंज देखा कि पढ़ाई से मेरे भाई के यहाँ कैसे संपन्नता आई। तो हमें हमेशा एनकरेजमेंट मिलता था, और मैं घर में अकेली लड़की, मतलब मेरे 3 भाई, मैं अकेली लड़की। तो उससे क्या हुआ, अकेले होने से ये कि मुझे लड़की जैसा कभी फ़ील नहीं हुआ। मुझे लगा जो मेरा भाई करता है वो मैं करती हूँ, और कभी ऐसा भेदभाव भी नहीं हुआ। तो वो एक मतलब एनर्जी आपके अंदर मतलब वैसे डेवलप हुई कि आप भी सब कुछ कर सकते हो जो आपका भाई कर सकता है। 8वीं के बाद हमारे यहाँ पढ़ाई बंद हो जाती है लड़कियों की, पर मेरे मामा के यहाँ 2 क्लास और था, तो मैंने उनको बोला मुझे और पढ़ना है, 2 क्लास जाओ। फिर वहाँ भी 2 क्लास खत्म हो गया, 9वीं।
रफली किस वर्ष की बात कर रही हैं, किस समय, क्या ईयर होगा ये? 99 की मैं बात कर रही हूँ, ज्यादा समय नहीं है ये, ज्यादा समय नहीं है। उस समय तक हमारे यहाँ ये था, 98-99 में मैंने हाई स्कूल किया। फिर उसके बाद मेरा जो 2 क्लास और मेरे करना था कि भाई 11th-12th कहाँ करेंगे, तो हमारे गांव के पास में एक टाउन है, वहां गए तो वहां भी उतना ही था, कॉलेज वहां नहीं था। मैं पढ़ने में बहुत अच्छी थी और बहुत शौकीन भी थी, तो मुझे घर वाले भी थोड़ा एनकरेज करते थे। लेकिन अगेन हम लोग की जो सामाजिक जो परेशानियां ये होती कि जैसे ही लड़की बड़ी होती है, समाज वाले ऐसे आ जाते हैं, शादी कर दो, शादी कर दो, शादी कर दो। जब बहुत सारे मेरे दिमाग में ये सब सुनाई देने लगा तो मेरे को उससे भागना था। तो मेरे पिताजी और मेरे भाई लोग जबरदस्ती की नहीं यार अब तो कर दो, वो तो आप शादी के बाद भी पढ़ सकते हो। तो लिटरली मतलब कुछ लोग ऐसे आए जिन्होंने कि भाई अब तो शादी ही होनी, तो मेरे को इतना डर हो गया उससे। तो मैं घर से मतलब मेरे पिताजी को लेके मामा के यहाँ चल गई, रो धो के मैंने बोला इसको रोको, मेरे को नहीं कर दी। तो मेरे पिताजी ने ये बोला कि यदि तुम अच्छी पढ़ाई करोगे, अच्छी मतलब टॉप टॉप रैंकिंग की, तो फिर हम शादी नहीं करेंगे, और नहीं तो ये तो सब लड़कियों का होता है, और अभी तो कम उम्र में अच्छा लड़का मिल जाता है, मास्टर है, ये वो सब दुनिया भर का। काफी अच्छा मोटिवेशन दिया आपके फादर ने। मुझे वो मोटिवेशन एकदम हिट किया कि नहीं, मुझे तो पढ़ना है, अब तो डू और डाई वाली सिचुएशन है। तो आप सोचिए, हम गांव में हिंदी मीडियम के बच्चे पढ़ने वाले, और शहर में जब जाते हैं तो प्राइवेट स्कूल के बच्चे भी आते हैं, सब आते हैं, उनके बीच में compete करना। मेरे को साइंस बड़ा पसंद था, डॉक्टर बनना था, पर सुविधाएं नहीं थी, तो आप नहीं हो सकता वो। तो उनके बीच में मैंने इतना दृढ़ संकल्प लिया कि नहीं, मेरे को तो टॉपर बनना है, नहीं तो मेरी शादी हो जाएगी, मेरे पिताजी ऐसे ही जबरदस्ती कर देंगे। तो मैंने इतनी पढ़ाई की, इतनी पढ़ाई की 11th-12th में, कि मैं पूरे टाउन का जो स्कूल था उसमें मैं टॉप बनी साइंस में। तो मेरे को अंदर और लगा। फिर मेरे मामा वगैरह इसमें रहते थे भोपाल में, जैसे मैंने बताया आईएएस रहे, तो उनसे भी थोड़ा मेरे को ये देखने से प्रेरणा मिलता था कि नहीं, पढ़ाई एक बहुत अच्छी चीज है। तो फिर मैंने कॉलेज जबलपुर से किया, और वहाँ करते करते मुझे मेरे पेरेंट्स से मुझे तो पैसा लेना नहीं था, क्योंकि मेरे को स्कॉलरशिप भी मिलती थी, हम लोग ओबीसी में आते हैं। तो मैंने फिर कॉलेज में ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। तो घर में ही वहाँ जहाँ पर मैं रहती थी, वहाँ मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। उससे क्या हुआ कि मेरा इंडिपेंडेंट जो फाइनेंशियल था वो काफी स्ट्रांग हो गया। तो घर वाले और स्वतंत्र हो गए कि अरे अब तो वो अपनी पढ़ाई कर रही है, अपना खुद का खर्चा चला रही है, तो हमें क्या चिंता, अब नहीं करेंगे शादी वादी। तो मेरा ग्रेजुएशन हुआ, फिर मुझे साइंस मतलब आप गांव से निकल के जबलपुर आए, तो जबलपुर में देखा कि यार यहाँ अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, पढ़ाई है, एक माहौल है पूरा पढ़ाई लिखाई का। तो वहाँ काफी कुछ सीखने को मिला। आसपास के भी लोग जो हैं वो, कोई इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। तो आप सोचिए कि इंग्लिश सीखना, लिखना, बोलना, ये सब चीजों पे कड़ी मेहनत हुई। तो उस समय फिर मैंने एमएससी भी वहीं से किया। तो एमएससी हमारा बायोकेमिस्ट्री में होता है, तो बहुत ही एडवांस अप्लाइड साइंस होता था उस जमाने में। पूरे ऑल ओवर इंडिया का एग्जाम होता था, जिसमें 10 सीटों में आपको हर राज्य की आपको लड़कियां मिल जाएंगी टैलेंटेड। तो फिर मैंने वहां से किया, तो वहां का भी मुझे माहौल मिला। फिर 2 सेमेस्टर करने के बाद मुझे लगा कि हम लोगों का एक्चुअली यूनिवर्सिटी में यही होता था, डेजर्टेशन हमें बाहर से करना पड़ता था। उसमें आप चाहे आईआईटी चले जाएं, चाहे जो प्रीमियम रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं देश में वहां चले जाएं। तो मेरा किस्मत से हुआ एम्स में, दिल्ली में। तो दिल्ली एम्स में मुझे जब रिसर्च करने का मौका मिला मेरे मास्टर थीसिस का, तो आप सोचिए कि कहाँ जबलपुर और कहाँ आप एम्स में जाके रहने लगे। तो वो एक मतलब मुझे समुंदर जैसा मिला कि वहाँ कोई हिंदी नहीं बोलता था, वहाँ तो सारे डॉक्टर अंग्रेजी में। तो मैंने धीरे धीरे वहाँ अच्छे दोस्त बनाना शुरू किए, सबसे पूरा माहौल हुआ, और रिसर्च करना शुरू किया। और दिन भर में लाइब्रेरी में बैठती, क्योंकि एम्स एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूट है देश में जिसकी लाइब्रेरी 24 घंटे खुली रहती है, और उसमें हर तरह के आपको रिसर्च पे एडवांस, आप तो सोचिए कि मतलब दुनिया में एक उसकी पहचान है एम्स दिल्ली की। और फिर वहां मैं रिसर्च करते करते मुझे ये भी लगा कि मानव सेवा क्या होती है। क्योंकि जैसे ही मैं रिसर्च जाती थी, सुबह सुबह देखती थी हजारों की संख्या में लोग लाइन में लगे हैं, ठंड में ठुठर रहे हैं। दिल्ली का माहौल आप को वाकिफ होंगे वहां से। तो मुझे वो लगता था कि यार ये कितना पेन में है। मेरे घर से 2 किलोमीटर है। जी। तो यहाँ से मतलब कैसे है, और हमारा, आप यदि पहले गए हो
15-20 साल पहले, तो ओपीडी के बाजू में मेरा डिपार्टमेंट था न्यूक्लियर मेडिसिन, जिसमें मैं रिसर्च कर रही थी। तो मैं दिन भर वहीं रहती थी। और फिर मैंने क्या किया है कि मैंने ये दृढ़ निश्चय ये किया कि मेरे को वापस अपने गांव तो जाना नहीं, क्योंकि वहां जाऊंगी तो कुछ है ही नहीं मेरे लिए। तो मैं वेकेशन भी 2-4 दिन की लेती थी और बस उसके बाद पूरे समय एम्स में। तो ऐसा करते करते मैंने प्रोफेसर से कहा कि देखो मैं जाऊंगी तो मेरी शादी कर देंगे, कोई मतलब नहीं है, अपन तो कुछ और रिसर्च यहाँ एडवांस करते हैं, कुछ प्रोजेक्ट लिखते हैं, ग्रांट लेते हैं साइंस उसमें। तो हमने ग्रांट लिखा, तो मेरा जैसे ही कंप्लीट हुआ मास्टर थीसिस, उसके बाद मेरे को जॉब मिल गई जूनियर रिसर्च फेलोशिप की। तो अलग अलग लेबोरेटरीज में मैंने काम किया। तो जब आप एज ए एम्प्लॉय काम करते हैं एम्स में, तो आपको बाकी सुविधाएं भी मिलने लगती, जैसे आपका मेडिकल सब फ्री रहता है, उसमें दवाइयां मिलती है हर महीने। तो मैं क्या करती थी कि यदि आप एम्स के एम्प्लॉय हो तो आपका आईडी से आप किसी का भी कार्ड बनवा सकते हैं, जो मतलब जिनका 8-8 दिन तक लाइन है। तो मैं अपना कार्ड का सदुपयोग करती थी कि जितने भी प्रताड़ित, मतलब जो लोगों का कोई पहचान नहीं, कोई जान नहीं, उनको बड़ी ऐसी बीमारियां हैं गंभीर, जो कई महीनों से भटक रहे, ऐसे लोगों का मैं आई कार्ड बनवाने लगी, ओपीडी। फिर उसके बाद मुझे जो महीने की जो दवाइयां मिलती थी, मैं बीमार नहीं हूँ। मैं रुकूंगा, ये जो सेवा भाव है, अभी तक मेरे को जो समझ में आया कि जहाँ पे एक बार ये था कि 10वीं के बाद भी शिक्षा नहीं होती, वहां से लेकर के एम्स तक की जर्नी, एंड दो रीजन, एक तो ऑब्वियसली आपका इंस्पिरेशन आपके परिवार में बाकी लोगों को देख करके, और दूसरा शादी से बचना। ना वही था इन था। तो वो एक है वैसा। और ये तो मैं बहुत शॉर्ट में बताया, आप सोच सकते हैं कि एक अकेली लड़की को यात्रा करने में पूरा, मतलब ये जो गांव से एम्स तक के कितने बीच में हर्डल्स आए होंगे, कितनी लड़ाई लड़ी होगी। ये आपका ये समाज का सेवा भाव जो अपने कार्ड का बताया, ये मतलब इसके कैसे क्या इंस्पिरेशन था, या तो औलाद आपको कैसे हाँ, करना चाहिए? इसका इंस्पिरेशन ऐसे कि मैं जहाँ रहती हूँ गांव में, हमारे हम नर्मदा के किनारे रहते हैं, आसपास के गांव। तो हमारे यहाँ अभी जैसे नर्मदा परिक्रमा होती है, तो बहुत सारे लोग नर्मदा परिक्रमा करते हैं। तो उस दौरान जो लोग आते हैं उनका सब लोग सेवा करते हैं, सेवा भाव, साधु संत। तो मेरे पिताजी मतलब पूरे समय लोगों की सेवा करते हैं, मतलब कि इसको खाना खिलाना, उसको वो करना, मतलब वो नर्मदा के नाम, उनके लिए वो धार्मिक सेवा है। उन्होंने कभी पूजा पाठ में, मतलब जो टिपिकली हवन ये इनमें वो नहीं किया पार्टिसिपेट। लेकिन मैंने उनको देखा है कि वो पूरे समय लोगों की सेवा ऐसे करते कि यार ठंड में है तो उनको चाय पिलानी है, उनको उनकी सेवा करनी ताकि उनकी यात्रा पूरी हो जाए। तो वो मैंने अपने घर में मेरे पिताजी में देखा है कि वो उनमें ये सेवा समर्पण है। और हमारे घर में कोई भी चीज हो, कोई भी सामान मांगने आ जाए तो वो कभी मना नहीं करते। उससे मेरी मम्मी जिंदगी भर परेशान रही कि इन्होंने कभी कुछ किया नहीं, मतलब फाइनेंशियली बहुत कुछ नहीं किया, जो था सब घर में दे दिया, जमीन बेच दी, पैसे दे दिए, खा गए। मतलब ये मैं दूसरा एंगल बता रही हूँ, लेकिन मैंने उनसे ही ये सीखा कि सेवा वास्तव में ऐसी होती है जो आदमी के तकलीफों को दूर करे। तो वही मैंने एम्स में जब आई, तो मुझे जो दवाएं मिलती थी हर महीने, तो मैं सारा दवाएं ले लेती थी, बीमार नहीं होती थी, दवाएं ले लेती थी। लेकिन वो दवाएं जब मैं गांव आती थी तो मैं फ्री में सबको दवाएं देती थी, मतलब क्योंकि आप एम्स में रहते हैं तो दवाई का नाम, कौन सी बीमारी है, डॉक्टर के बीच रह रहे हैं, तो इस तरह की आप तो चीजें आप कर ही सकते हैं। तो इस कारण से मैं गांव में मतलब काफी ऐसे फेमस भी हो गई कि भाई ये तो दिल्ली से आती हैं डॉक्टर, एक डॉक्टर की उपाधि मिल गई ऐसे। हालांकि मैं डॉक्टर नहीं थी। खैर वो जर्नी जब हुआ तो मैंने दुनिया, वहां से मैंने एक और यात्रा ये शुरू की कि देश में जो कॉन्फ्रेंस होती है साइंटिफिक, चाहे कश्मीर हो, कन्याकुमारी हो, कहीं भी हो, मैंने पूरे देश में भ्रमण किया कॉन्फ्रेंस से। तो उससे आपका एक अलग इंटेलेक्चुअल डेवलप हुआ। फिर उसके बाद मुझे अमेरिका जाने का, एक रिसर्च पेपर के लिए अमेरिका जाने का मौका मिला, और वो भी स्कॉलरशिप पे। तो मैं गई, तो मैंने वहां ये देखा कि क्योंकि रिसर्च के बाद आपकी जो यात्रा होती है वो होती है पीएचडी करने की। तो मुझे पीएचडी एम्स में शुरू ही लगभग हो गई थी, लेकिन मुझे एम्स में नहीं करना था, मुझे बाहर का और दुनिया देखना था। तो मैं जब वहां गई, अमेरिका गई प्रेजेंटेशन देने, मतलब मैं पूरी अपने गांव की, परिवार की, एरिया की, खानदान की पहली लड़की जो रिसर्च अमेरिका प्रेजेंट करने गई। तो वहां जब मैंने देखा कि वहां की यूनिवर्सिटियां बहुत अच्छी हैं, तो मेरे को वहां की आके पढ़ाई करना चाहिए, एग्जाम्स जो भी होते। तो दिल्ली एक ऐसी जगह है, वहां आपकी से पहली विदेश यात्रा अमेरिका है? हाँ, पहली विदेश यात्रा अमेरिका। हाँ, पहली हवाई जहाज की यात्रा अमेरिका। क्योंकि दिल्ली में आप रहते हैं तो आदि आप सीखने के वो है इच्छुक, तो कुछ भी कर सकते हैं। दिल्ली एक ऐसी जगह। तो खैर मैं वहाँ अमेरिका से वापस आने के बाद एग्जाम की तैयारी की, जीआरई टॉफल जो होते हैं, फिर मुझे स्कॉलरशिप में
2008-9 में मुझे फुल स्कॉलरशिप मिली और मैं पढ़ाई के लिए पहली लड़की हमारे एरिया की जो पीएचडी करने अमेरिका गई। लेकिन वहां जाके मुझे ये लगा कि मेरा जो जो मेडिकल फील्ड है वो दूसरा कॉलेज था इंजीनियरिंग, तो मुझे इंजीनियरिंग पसंद नहीं था। मुझे काम तो मेरा मेडिकल साइंस में ही था, लेकिन वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था। तो क्या हुआ कि मैंने बोला कि नहीं, मेरे को ये नहीं करना है, तो मैंने ड्रॉप ले लिया। हाँ, उस बीच क्या हुआ, अब घर से भी प्रेशर आने लगा कि अब तो शादी कर लो, कुछ तो करो। तो खैर घर अरेंज, ऐसे घर वालों की उस पसंद से, मतलब सब ये देख के कि अब तो समाज में लड़का नहीं है, अब तुम ही ढूंढो ये वो सब, तो शादी हुई मेरी 2010 में। तो उसके बाद मेरे जो हस्बैंड थे वो इंजीनियर हैं, वो भी पीएचडी कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर इंजीनियरिंग अमेरिका में पढ़ाई किया उन्होंने भी, इंडियंस हैं। तो उनसे जब उनके यहाँ मैं गई तो मतलब फिर मैंने वो छोड़ के फिर मैंने सेवा भाव शुरू किया कि वहाँ के अस्पतालों में कैसे वॉलंटियरिंग किया जाता है। तो स्टैनफोर्ड एक हॉस्पिटल है, वहां पर मैं मरीजों का वॉलंटियरिंग करने जाती थी। यूसीएसएफ एक बड़ा रिसर्च हॉस्पिटल है दुनिया का, मतलब जॉन हॉपकिंस और ये सब बड़े नामी वो हैं जहाँ से नोबेल प्राइज मिलते हैं। तो वहां पर मुझे वॉलंटियरिंग मिला। फिर उसके बाद मैंने वहाँ जॉब ही ज्वाइन कर ली रिसर्च में। लेकिन जब वहां 2-3 साल रहने के बाद मेरे को लगा, जब भी मैं गांव आती हूँ मेरा गांव वैसा का वैसा ही है। अभी भी रोड नहीं, बिजली नहीं, लाइट नहीं, पानी नहीं, स्कूल भी नहीं। तो ये गांव कैसे होगा। और मैं जब अमेरिका में जीवन देखा कि यहाँ लोगों की लाइफ कितनी अच्छी है, यहाँ तो हमको कुछ नहीं करना पड़ता, किसी को लाइन में नहीं लगना, किसी को विधायक के जो पास नहीं जाना, किसी को मंत्री जी के पास नहीं जाना, यहाँ तो सारे काम होते हैं। और सबसे बड़ी चीज, अहम चीज ये कि यहाँ तो भ्रष्टाचार नहीं, हम तो किसी को चवन्नी नहीं देते, हमारे काम हो जाते हैं क्योंकि हम टैक्स देते हैं। तो भ्रष्टाचार एक बड़ा वो था। और उस जमाने में ओबामा प्रेसिडेंट थे, तो हम ओबामा को ऐसे सुनते थे जैसे मतलब पूरा देश, मतलब ओबामा जब बोलते थे तो हर किसी का टीवी ऑन हो जाता था। तो हमको लगता था ऐसा लीडर हमारे देश में क्यों नहीं हुआ, ऐसा हमारे देश में भी हो सकता है। अब उसी समय क्या हुआ कि अन्ना हजारे का मूवमेंट शुरू हुआ, आप भी जी familiar होंगे। तो जी। जी, हमको लगा कि हमको भी भ्रष्टाचार दूर करना है, हम है आईएएस, इंडिया अगेंस्ट करप्शन। हाँ, इंडिया गेट, तो हम उसमें कूद गए, हमने वहां टीम बनाई, सब कुछ किया। तो फिर वो फिर आपने केजरीवाल को आम अंदर आदमी में यहाँ रामलीला मैदान में धरना भी दिया आपने? नहीं, मैं वहीं से टीम बना के फाइनेंशियली हेल्प किया था, मतलब वो पूरा हमारा वहां पर एक संगठन बना। फिर धीरे जी धीरे वो आम आदमी पार्टी बन गया। मैं पॉलिटिकल जर्नी इसलिए बता रही हूँ कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए कि ये कैसे शुरू हुआ, कि अमेरिका में आप रह रहे हो, अच्छी सारी सुख सुविधाएं हैं, इतना अच्छा जॉब है कि आप वहां करेंगे तो पता नहीं क्या बन जाएंगे। पर मेरे को उसका कभी लालसा ये नहीं लगा कि यार इस देश में तो हम कभी भी कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ कोई लिमिट नहीं है, लेकिन जी हमारे देश को हम कैसे ठीक करें। तो हम फिर अन्ना हजारे के मूवमेंट में आ गए, फिर उसके बाद आम आदमी पार्टी आ गई। तो हमने पहला इलेक्शन आम आदमी पार्टी का फुल उसमें वो किया कि कैसे चुनाव लड़ा जाता है, कैसे वो इलेक्टोरल पूरा, मतलब आपको पता होगा, मैं पॉलिटिकल इसमें ये ऐसे नहीं जाऊंगी कि काफी लोग उसको नेगेटिव लेते हैं, लेकिन एक मूवमेंट को कैसे आप चेंज कर सकते हैं। तो पहला इलेक्शन, दूसरा इलेक्शन पूरा वॉलंटियरिंग किया। जब उन्होंने लोकसभा अनाउंस किया तो मेरे को लगा कि मेरे को ग्राउंड पे देखना है, क्योंकि हम वहां से कॉलिंग कैंपेन के जरिए हम वोटर से बात करते थे दिल्ली में। तो हमें बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिलता, रात रात भर जग के हम लोग कैसे हजारों लोगों को जोड़ते थे ऐसे। तो जब मुझे लगा कि मैं अपने गांव में जाऊंगी और गांव में ही ऐसा मूवमेंट शुरू करूंगी। तो मैं 2014 में मैं अपने गांव आई कि यहाँ से हम कौन से सांसद को चुनाव लड़ाएं जो सारी समस्याओं को खत्म कर दे, जो शिक्षा को प्रमोट करे। क्योंकि सबसे बड़ा जो हमारा सिस्टम है वो लोकतंत्र में पॉलिटिक्स ही है। यदि हमारे लीडर अच्छे हो जाएंगे तो हमारा ग्राम पंचायत अच्छा हो जाएगा, हमारा हर चीज अच्छा हो जाएगा, ऑनेस्ट। तो मैंने वही सोच के साथ में मैंने पूरे अपने लोकसभा का भ्रमण किया। होशंगाबाद लोकसभा आता है। तो पता चला मेरे को एक आदमी भी नहीं मिला जिसकी कोई विजन हो, जो ये जानता हो कि आम आदमी पार्टी क्यों बनी, उसका एसेंस क्या है, उसका आइडियलिज्म क्या है। तो ऐसे करके कुछ लोगों ने मेरा ही फॉर्म भर दिया वहां पर कि नहीं आप भी भरो फॉर्म, क्योंकि यहाँ तो स्क्रीनिंग चल रही। उस समय मेधा पाटकर, प्रशांत भूषण, इतने बड़े बड़े लोग, पूरे देश की क्रीम चुनाव लड़ रही थी। तो भाई मेरा भी नाम आ गया चुनाव लड़ने में कि 2014 का लोकसभा चुनाव, मैं लोकसभा प्रत्याशी रही अपने जी होशंगाबाद से। जी। पहली बार मेरे यहाँ लोकसभा में किसी महिला को टिकट मिला, मतलब आज तक हमारे यहाँ कोई भी महिला को टिकट नहीं मिला लोकसभा का। तो मैं जीतना तो थोड़ी।
और उस समय मेरी उम्र भी कितनी 30 साल की थी। अब 30 साल में कोई प्रत्याशी मानने कोई तैयार नहीं कि इतनी दुबली पतली लड़की अमेरिका से आई है, ये क्या करेगी मतलब। तो खैर आप सोचिए, मैंने 3 महीने में बिना रिसोर्सेस के, ज्यादा पैसे नहीं थे, 10-12 लाख में चुनाव लड़ा। कोई संगठन नहीं था, कोई वॉलंटियर नहीं थे, लेकिन एनआरआई सब लोग दोस्तों ने हेल्प किया, यहाँ से भी हेल्प हुआ। तो मैं तीसरे नंबर पे आई, मतलब बीजेपी कांग्रेस के बाद 3rd नंबर पे मैं पूरे लोकसभा में। और लोकसभा लड़ना आसान नहीं होता, क्योंकि इतना बड़ा और 16 लाख लोग करोड़ों में पैसे खर्च करते हैं। आपने तो 16 लाख वोटर तक आप पहुंच नहीं सकते। आप कभी वहां रहे नहीं तो आपको लोग जानते नहीं। वहां तो जब तक आप मैयत में नहीं जाएंगे, शादी में नहीं जाएंगे, तब तक आपको मानेंगे नहीं कि आप नेता हो। तो हम तो कभी गए 3 नहीं। महीने और 10 लाख, जी इसमें भी अगर आप तीसरे स्थान पे आई तो ये तो बहुत ही कमेंडेबल है, क्योंकि हाँ लोग इसकी तैयारी करते हैं 10 साल 15 साल और पैसा खर्च करते हैं करोड़ों में, तब जी। जाकर के उनका कैंडिडेचर बनता है। उस समय जैसे भगवंत मान वगैरह ये सब हम लोग साथ में ही प्रत्याशी थे, आज वो मुख्यमंत्री है। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये था कि उस समय बड़ा यंग माइंड जुड़ा था, बहुत ही इनोवेशन किया था, बहुत आईआईटी के लोग, हम लोग काफी लोग थे उसमें। तो ऐसे करते करते मैंने जब वो चुनाव के 3 महीने का जो मेरा एक्सपीरियंस था, मुझे लगा, क्योंकि विजन तो मेरा सेम था कि मुझे स्कूल अच्छा करना, अस्पताल अच्छा करना है, ओवरऑल जो लाइफ है लोगों की, जो हमेशा वेट करते पंचायत का, वही करते रहते। तो लोग कहते थे अरे ये तो अमेरिका से आई हैं, मतलब चुनाव हार गई तो भाग जाएंगी और जीत गई तो रहेंगी, ऐसा। तो मेरे को वो बात ये हिट करी कि नहीं, मेरा मकसद ये नहीं है कि मुझे पावर में आना या ये करना, क्योंकि मेरे पास तो ईश्वर ने दिया है अमेरिका में बहुत कुछ। मैं तो सिर्फ आपके वेलफेयर के लिए आई हूँ कि आपके बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा हो, अस्पताल हो, करप्शन ना हो, ऐसा। तो मैंने फिर, क्योंकि मुझे भी पता था कि मैं चुनाव तो जीत नहीं सकती, तो मैंने सोचा अपने हारने के बाद मैं अपने स्तर से क्या करूं यहाँ के लिए, क्योंकि मेरा गांव है, मुझे उसी एरिया में रहना है। तो सुब्बा राव जी को आप जानते होंगे, नाम सुना होगा। तो वो उनसे मैं दिल्ली में मिली, क्योंकि उनके ही एक स्टूडेंट हमारे आईआईटी में आईआईटीएन है वो, तो वो उनके साथ हम काम किए थे, प्रशांत भूषण जी के कजिन। तो उनने बोला माया तुम्हारे अंदर इतना अच्छा ये है कि तुम गांव से हो, तुम बहुत कुछ कर सकती हो, तो तुम भाई जी से मिलो जाके दिल्ली में शांति प्रतिष्ठान में। तो मैं गई, भाई जी को बोला, मैंने कहा भाई जी मैं ऐसा ऐसा है, इस गांव से हूँ, क्योंकि भाई जी तो हर गांव में गए हैं, देश के पूरे गांव में गए हैं। तो उनने बोला माया तुम्हारे गांव के पास एक ऐसा गांव है जहां कभी चुनाव नहीं हुए, और वो आइडियल गांव है, उसको राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है, मैं वहां गया हूँ, तुम भी जाना, तुम्हारे ही जिले में है वो। अब मैं, मेरे विधानसभा लोकसभा में आता था, लेकिन फिर भी मैं उस गांव का नाम ही नहीं सुना। मैंने अभी लिंक शेयर किया है, आप देखिएगा उसमें, इसी चैट में मैंने लिंक भेजा है और इनको भी भेजा है। तो मैंने चुनाव के समय तो नहीं की, चुनाव के बाद मैं उस गांव में स्पेशली विजिट करने गई। तो वहाँ लोगों को लगा अरे ये तो आम आदमी पार्टी से है, इनको ज्यादा तजब्बो मत दो ये को। फिर मैंने उनको बोला देखिए मैं तो नॉर्मल वो हूँ, मुझे तो पार्टी से कोई मतलब, यहाँ मैं एज अ सिटीजन आई हूँ। तो उनने बोला अच्छा। तो मैंने वो गांव में जो चीजें, जो मैं सोचती थी कि हर गांव में ऐसी चीजें होंगी, जब मैं बनूंगी एमपी बनूंगी तो ऐसी चीजें होना चाहिए, आइडियलिस्टिक गांव स्वराज मॉडल ऐसा ही होना चाहिए। गांधी ने जो कल्पना करी थी कि ग्राम स्वराज कैसा हो, वो ऐसा ही होता है। तो जब मैंने उस गांव की चीजें देखी, क्योंकि पहली बात उस गांव में तो चुनाव, हम आई थिंक भगवार गांव की बात कर रहे हैं। बघवार की बात, तो बघवार में चुनाव नहीं हुए अभी, मतलब अभी कुछ साल पहले तक। वहां पर 100% रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता है। वहां पर हरिजन के लिए विशेष मतलब ऐसे दर्जे हैं कि उनको हमारे गांव में जैसे अलग टोला बसता है, उस गांव में हरिजन मतलब हर जगह जा सकते, मंदिर जा सकते, पूजा कर सकते, मतलब एक इंक्लूसिव जो सोसाइटी है वैसी उन्होंने बनाई। रोड इतने अच्छे, और पूरा गांव विकिपीडिया था कि सारी जानकारियां दीवालों पे लिखी थी, एबीसीडी से लेके साइंस, मैथ, एस्ट्रोनॉमी, सब कुछ उस गांव में आप दीवालों में देखेंगे, हर चीज लिखी है। और पर्यावरण इतना अच्छा है कि आपको उस गांव में मतलब जाके लगेगा कि ऐसा तो दिल्ली में भी नहीं है। स्कूल 1 नंबर, डबल स्टोरी स्कूल, 12वीं कक्षा तक फ्री में सरकारी स्कूल, अस्पताल, सोसाइटी में करप्शन नहीं होता, हर घर में गोबर गैस है। ओडीएफ मतलब पंचायत है तो अभी करने, अभी तक हम अपने गांव को ओडीएफ फ्री नहीं कर पाए, वो 20 साल पहले कर लिए पूरा। तो ऐसी, और गोबर का गैस मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं। मुझे लगा कि इस गांव को ही तो रिप्लिकेट करने की जरूरत है, हमको नेताओं के हाथ क्यों जोड़ना है। तो मैंने उस पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने का काम किया और एक पुस्तक लिखी, और उसका यही था कि गांव गांव जाके लोगों को अवेयर करें कि भाई आप भी तो कुछ कर सकते हो। जैसे इस गांव ने बिना क्योंकि आपने डॉक्यूमेंट्री बनाई है,
मैं जानना चाहूंगा कि भगवान ने जो रिसोर्सेस थे वो कैसे कलेक्ट किए? भगवान ने क्या रिसोर्सेस ऐसे किए कि भगवान, एक तो चुनाव नहीं होता है, तो चुनाव नहीं होता है तो आपको एडिशनल फंडिंग मिलती है सरकार से, 5 अच्छा। लाख 10 लाख ऐसे। फिर वो कलेक्ट्रेट के बहुत पास था, मतलब 12-15 किलोमीटर, तो इसलिए कलेक्टर हमेशा आते रहते थे। वो जो भी योजना है भगवान, जो भी कुछ है भगवान, क्योंकि उनको काम दिखता था। ब्यूरोक्रेट्स भी आते थे। फिर गांव के लोग श्रमदान करते थे। मान लो यदि एक रोड बननी है, तो रोड के लिए पैसा नहीं है, पैसा थोड़ा सा है पर काम ज्यादा है, उसमें मजदूर का लागत है। तो वो जो जो मुखिया थे, मुखिया मतलब वो जो मार्गदर्शक लीडर कहूं मैं उनको, क्योंकि 1-2 बार सरपंच तो वो बने, लेकिन फिर रिजर्व सीट आ जाती है, लेकिन ड्राइव वही करते थे पूरा, जो कैंपेन है, जो भी चीजें। तो वो श्रमदान करते थे, अपना घर का पैसा लगाते थे, लोगों से चंदा लेते थे, बोले अपने लिए अपन कर रहे हैं। तो यूज ऑफ फंड्स, एलोकेशंस और ट्रांसपेरेंसी, ये सब चीजों से उन्होंने पूरे गांव में एक आउटस्टैंडिंग वो चीजें किया। नदियां सूख गई थी उनके गांव से, जो छोटी छोटी नदी बहती है उसको रिवाइव किया, मतलब पूरे गांव में उस पानी को, मैंने कहा 100% रेन वाटर वो रिचार्ज करते हैं, तो उस गांव में 10-15 फीट पे पानी है। मतलब वहां ऐसी फसल किसान लगाते हैं जो पानी ज्यादा रिक्वायरमेंट होती, नहीं तो बाकी फसल लगाएंगे तो उनकी फसलें गल जाएंगी, इतना ऊपर है पानी ऊपर है। अभी भी। तो ऐसा मुझे लगा है कि यही चीजें करनी है हमको लाइफ में, जब आगे जैसे हम ग्लोबल वार्मिंग ये सब चीजें हम देख रहे हैं, तो पानी की तो इतनी स्कैरसिटी आ रही है, तो ये सब यही तो मॉडल करना। तो खैर मैंने वो उस मूवी को राजस्थान, पूरे इंटरनेशनल मीडिया पे, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में, बुक्स को भाई जी ने खुद प्रमोट किया। भाई जी के पास में मेरी हमेशा किताब रहती थी, और हमेशा वो जहां जाते बोलते वो मायाबेन ने जो बनाया उसमें जरूर जाना, वहां जरूर देखना। अमेरिका में भी वो आए तो यही सब उन्होंने किया, मतलब वो मेरे आइडियल बन गए थे, मेरे मेंटर बन गए थे भाई जी। तो हमेशा वो गांधी कैंप लगाने आते थे, तो मैं भी गांधी कैंप में जाती थी। ग्राम स्वराज, ये सब चीजें मैंने वहीं से सीखी। फिर उसके बाद मूवी के बाद फिर मैंने कहा कि यार यहाँ तो और भी समस्याएं, जो मैं महिला माहवारी, जो मेरी खुद की समस्या भी रही जब मैं बड़ी हुई, तो मुझे लगा कि अमेरिका में देखो कितना अच्छा है, लड़कियों के लिए पैड वैड की कोई इशू नहीं है। और पहली बात तो ओवरऑल कल्चर इतना डेवलप हो गया कि कोई भी किसी से कैसी भी बात कर सकता है। जैसे हम आज महावारी के बारे में नहीं कर सकते बात, तो हमारे गांव में तो हम आज भी नहीं करते। तो उस कारण से मेरे को लगा कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पे काम करना मुझे। तो फिर उसी से मैंने सुकर्मा फाउंडेशन बनाया, फिर सैनिटरी पैड बनाने की फैक्ट्री लगाई, फिर उसी से फिर एक बड़े मेगा कैंपेन की शुरुआत हुई। लेकिन वो करते करते मेरे दिमाग में ये था कि भगवान को मेरा गांव कैसे बनाऊं मैं, मतलब मुझे भी तो अपने गांव को वो चेंज करना, क्योंकि हमारा गांव जिले का आखिरी गांव है और उसकी दूरी है वो 100 किलोमीटर है, मतलब डिस्ट्रिक्ट से। तो कोई आदमी 100 किलोमीटर हेडक्वार्टर तक पहुंची, उसको पता ही नहीं कलेक्टर कैसा है, उसको ये पता है कि मतलब योजनाएं हमारे गांव तक ही नहीं पहुंचती हैं, क्योंकि वो तो पेरीफेरी में ही बढ़ जाती ना। तो कभी हमारे गांव का डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो मुझे लगा कि क्या करना चाहिए, तो फिर खैर पैड का काम शुरू हुआ। फिर कोविड आया, कोविड में हमने अस्पताल, मतलब हमने फिर एक छोटा अस्पताल खोला गांव में, कि टेलीमेडिसिन के जरिए डॉक्टर कैसे हमारे गांव के लोगों का इलाज कर सकते हैं। तो वो अस्पताल से पूरे गांव को हमने सेव किया। आप कोविड का सुकर्मा फाउंडेशन देखेंगे तो एक मैसिव कैंपेन और मैसिव जो हमने 2 साल काम किया, उसमें कितने लोगों की जानें बचाएं। क्योंकि मैं मेडिकल फील्ड से हूँ, मेरे सारे दोस्त डॉक्टर हैं, सबने रिसोर्सेज भेजे, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, दवाइयाँ, ये सब चीजें हमने पूरे, मतलब मैं भारत, मतलब अमेरिका जाना मैंने कम कर दिया। पहले मैं ऐसे 6 महीने यहाँ इंडिया में रहती थी, 1-2 महीने के लिए जाती थी, लेकिन कोविड में मैं पूरे साल यहीं पे रही और दूसरे साल भी मैं रही। तो उससे क्या हुआ, लोगों का फेथ बढ़ा कि एकमात्र ये दीदी हैं कि जिन्होंने चुनाव लड़ा, वो तो एक अलग बात है, लेकिन इन्होंने सामाजिक काम कितने शुरू किए। महिलाओं में बदलाव आ रहा है, पैड वुमेन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि मैंने बहुत बड़ी बड़ी कैंपेन करी। और फिर उसके बाद टेलीमेडिसिन से हम कितने लोगों को इलाज कर रहे हैं। प्राइमरी जो, मतलब सड़क खराब है, माइनिंग है, तो लोग जाते नहीं है, अस्पताल तक नहीं पहुंचते, डेथ वहीं हो जाती है। तो ऐसे काम करने से क्या हो, लोगों में फेथ बना। तो मुझे लगा कि क्योंकि कोविड के कारण 2 साल पंचायत चुनाव डिले हो गए, तो 2 साल पंचायत चुनाव डिले हुए, तो मुझे लगा कि अब पंचायत चुनाव आएगा तो माया जी, अभी मेरा एक प्रश्न है। जितनी आपकी प्रोफाइल है और आपने तो लोकसभा का चुनाव भी लड़ा, तो आपके पास तो 3 ऑप्शन थे जब आपने 2 साल समय लगा दिया था अपने क्षेत्र में। आपके पास विधायकी का भी ऑप्शन था, सांसदीय का भी था और ग्राम प्रधान का भी था। आपने ग्राम प्रधान क्यों चुना? हाँ, तो वो उसी पर आ रही हूँ। तो क्या हुआ कि मैंने फिर ये जो
मतलब मुझे सोशल में ज्यादा अच्छा लग रहा था ये सब काम, तो मैंने वो सब चीजें बाद, क्योंकि मैं पॉलिटिक्स एज अ कैरियर नहीं बनाना चाहती थी, क्योंकि लोग जब एक बार जर्नी शुरू करते हैं तो वो उसको कैरियर एज ए चुनते हैं, राइट। मेरे लिए तो कैरियर, बहुत सारे कैरियर ऑप्शन है। मुझे तो मेरा मेन एसेंस जो है कि लोगों के दुख दर्द और सेवा कैसे हो, तो मैं फाउंडेशन में लगी, मैंने सारा बाकी चुनाव इग्नोर कर दिए। तो मतलब बात ये थी कि कोविड के कारण जब 2 साल का और एक्सटेंड हो गया, तो मतलब मैंने 14 में चुनाव लड़ा, तो 14 के बाद फिर कोई पंचायत चुनाव हुआ ही नहीं, मतलब। तो मुझे जी। मौका पिछले साल मिला, और उस 7 सालों में हमारे यहाँ एक महिला थी जो सरपंच थी, सिर्फ नाम मात्र की, क्योंकि वो रिजर्वेशन कैटेगरी में थी। उनके हस्बैंड भी अंगूठा लगाते, उनको पता ही नहीं कि क्या था। तो 7 साल में हमारे गांव में इतना भ्रष्टाचार हुआ कि मतलब जिसकी कोई वो नहीं, और हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि हम तो सरपंच है नहीं। तो मैंने सोचा कि इस बार अपन थोड़ा किस्मत ये आजमाएंगे कि अपने गांव में सबसे पहले तो शिक्षा होनी चाहिए, क्योंकि हमारा सरकारी स्कूल जिसमें हम 5वीं पढ़े 8वीं पढ़े, वो स्कूल ऐसे खंडर बन गए हैं कि आज 10 बच्चे भी आप नहीं बैठने की जगह वहां पे। मतलब मैं भी उसी स्कूल से पढ़ी, मैं जाती हूँ वहां पे मोटिवेशनल टॉक देने की, भाई देखो रे मैं यहीं पढ़ती थी और आज तुम लोग भी यहाँ पढ़ोगे, तुम भी अमेरिका जाओ, लेकिन बातों में और उसमें एक अलग अंतर होता है। तो मुझे लगा कि मैं गांव में सबसे अच्छा स्कूल कैसे बनाऊं, सरकारी, क्योंकि मेरी ये मतलब सोच है कि अमेरिका में हम पहली से लेके केजी से लेके 12वीं तक कोई भी, चाहे ओबामा का लड़का हो लड़की हो या चपरासी का हो, वो एक ही स्कूल में सरकारी शिक्षा फ्री में, जो हम टैक्स देते ना, उससे हम सारा वर्ल्ड लेवल की मतलब पढ़ाई करते हैं। और वो शिक्षा फंडामेंटल है और इतनी जरूरी है कि 12वीं के बाद बच्चे अपना ऑप्शन कैरियर बना सकते हैं, लेकिन 12वीं तक वो फ्री एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन, वो हर देश की नींव होती है। हमारे देश में उल्टा हो रहा है कि हम सरकारी स्कूलों को बंद करते जा रहे हैं, प्राइवेट इतना खोल रहे हैं, इतना खोल रहे हैं, यहाँ इतना। पे यहाँ पे मैं एक बात दर्शकों को और आपको भी अवगत कराना चाहूंगा कि हम टैक्स पेयर का 12वीं तक 45,000 रुपए पर बच्चा पर साल खर्च करते हैं। हम्म। आप अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर का पैसा हटा दें, जितनी हम्म। वेलफेयर स्कीम्स लाइक मिड डे मील, स्कॉलरशिप, टीचर की सैलरीज, इनको लेकर के अगर आप बच्चों से डिवाइड कर दें, तो हमारा 45,000 रुपीज पर स्टूडेंट पर ईयर, ये हमारा खर्चा है। पैसा प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, 45,000 इज अ बिग सम ऑफ मनी। एक बिग सम ऑफ मनी। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि कैसे मैं सरकारी एजुकेशन को रिस्टोर करूं। जैसे हमारी गरीबों, मतलब यदि हम इंडिया में देखें कि पॉपुलेशन वाइज यदि कोई चीज सस्टेनेबल है तो वो सरकारी ढांचा है, चाहे सरकारी पोस्ट ऑफिस हो, चाहे सरकारी रेल हो, चाहे स्कूल हो, चाहे अस्पताल हो। और हम लोग उल्टी दिशा में जा रहे हैं। अमेरिका में वही सरकारी चीजों में हम सब करते हैं, हम पोस्ट ऑफिस का उपयोग करते हैं, हम ट्रेन में, ट्रेन नहीं तो वहाँ कारें ज्यादा हैं एक्चुअली, लेकिन बेसिक एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट। तो मेरे को लगा कि मैं अपने गाँव में अपने फाउंडेशन से, अपने पैसे से और लोगों से पैसे मांग के मैं एक ऐसा स्कूल बनाऊंगी जो मतलब सरकारी प्राइवेट स्कूल से भी अच्छा होगा। मतलब ऐसा स्कूल भोपाल तक में नहीं होगा जिस जिस तरह के हम वहाँ करेंगे। तो मैंने वो प्रोजेक्ट बनाना शुरू किया, और वो प्रोजेक्ट सरकारी ही होना चाहिए स्कूल। तो कलेक्टर से बात किया तो उन्होंने बोला नहीं इसमें ये इशू आएगा, वो आएगा। हमने कहा हम बनाएंगे, उसमें 5 करोड़ रुपए हम खुद खर्च करेंगे, लेकिन ये स्कूल बनेगा, गांव में बनेगा, गांव वालों को मना है। लेकिन क्या होता है जब आप सिस्टम में नहीं होते ना, तो फिर आप ज्यादा वो नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपको पंचायत का पार्ट होना पड़ेगा। तो पंचायत चुनाव आ रहा था, तो मेरे दिमाग में ये था कि मैं सरपंच बन के वो स्कूल बना सकती हूँ। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पर पंचायत चुनाव आने से पहले एक एड निकला था, एक आर्टिकल निकला था कि जो पंचायत है निर्विरोध महिला समरस बनेगी उनको 15 लाख रुपए स्टेट गवर्नमेंट देगी, मतलब ये यहाँ से स्टेट से मिलेगा। तो मैंने वो एड पूरे गांव में चला दिया। देखो यदि अपन निर्विरोध पंचायत बनाते हैं, सारी महिलाओं को पंच सरपंच बनाते हैं, तो हमको 15 लाख रुपए अतिरिक्त मिलेंगे। तो ये कितनी अच्छी बात है। तो सारे गांव के बुजुर्ग लोग मान गए। हमारे यहाँ ये फैसला हो गया कि चलो इस बार चुनाव नहीं होंगे, लेकिन उनकी कंडीशन ये थी कि मैं सरपंच बनूंगी, मतलब ये उनकी कंडीशन थी। हमें और कोई महिला है ही नहीं हमारे गांव में, तो हम किस पे भरोसा करें, तुम सरपंच। तो मेरी कंडीशन ये थी चुनाव नहीं होंगे, हर जाति की हर वर्ग की महिला होगी, विधवा होगी, जो है गरीब होगी, एसटी होगी, सब मेरे पंच का जो होता है 11 पंच, उसमें सब होंगे। हमारी क्रिकेट टीम है, मैं सरपंच बाकी 11 पंच। तो वैसा हो कि हमारे गांव में मतलब
मतलब मैं ऐसा वो नहीं, एक बुराई वैसा नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ आपके माध्यम से कि हमारे यहाँ राजपूत कम्युनिटी जो है ना वो बहुत स्ट्रांग होती है, और जहां पर वही कम्युनिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, मतलब एंग्री मैन टाइप के, वहां महिलाएं बहुत डोमिनेंट रहती हैं, वो घर से बाहर नहीं निकलती, उन्हीं की चलती है सबके घर में जो भी है। तो हमारे गांव में महिला क्या, एक लड़की आपको बाहर नहीं दिखेगी, क्योंकि इतना ज्यादा वो टेरर है, कोई नहीं दिखती है ऐसे। तो मुझे लगा कि आप सोचिए कि जहां पर महिलाएं पर्दे से बाहर नहीं निकल रही, वहां पर उस गांव के लोगों ने महिला सरपंच बना दी सारी महिलाओं को। तो ये एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। हमारी पंचायत अति संवेदनशील पंचायत है, क्योंकि हमारे यहाँ माइनिंग होता है, हेवी माइनिंग होता है। तो उसमें क्या होता है, कोई 2-4 लोग जो हैं, धन बल जो होता है उसका प्रयोग करते हैं, और भयंकर, मतलब 15-15 प्रत्याशी खड़े होते हैं हमारे चुनाव में, पंचायत चुनाव में पहले होते थे। तो उस चीज को आपने, उस अवधारणा को बदला, आपने एक हिस्टोरिक काम की शुरुआत करी जो गांव में कभी हो ही नहीं सकता था। तो मुझे ये था कि आप माइलस्टोन कैसे सेट करोगे, तो ये मेरा पहला माइलस्टोन कि भगवान में चुनाव नहीं हुआ, मैंने अपने गांव में करके दिखा दिया कि भाई चुनाव नहीं होगा। प्लस 15 लाख रुपए भी आ गए हमारे, तो हमने ये कहा कि हम अब स्कूल में लगाएंगे 15 लाख। हालांकि गांव में अलग अलग राय रहती है, वो तो सब, फिर जब आप पंचायत में आ जाते हैं तो फिर आपको बहुत सारे चैलेंजेस झेलने पड़ते हैं, मतलब आप कितने भी अच्छे हो, कितना भी कुछ हो, लोग आपके विरोध में काम करने लगते हैं। तो खैर ऐसा, फिर जब पंचायत बनी तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि महिला प्रधान चीजें क्या हैं भैया जिससे महिलाएं प्रताड़ित हैं, तो दारू हर गांव में बिकती है, और इतनी बिकती है कि मैं क्या बताऊं। हमारे गांव में भी ऐसे जगह जगह वो पान की टपरी जैसे खुले हुए थे, तो दिन रात लोग दारू पी रहे। तो सबसे पहले तो दारू ही बंद कराया कि भाई दारू बंद करो यहाँ पे, तो महिलाएं आज प्रसन्न है, मतलब अच्छी है वो। फिर उसके अलावा कि अब जो फंड्स हैं उनको इफेक्टिवली कैसे यूज करना, क्योंकि पहले बहुत दुरुपयोग हुआ है। तो मैंने सारे ऑफिसर को बोला हुआ है कि भाई देखो, ना तो आपको कुछ मिलेगा ना मेरे को कुछ चाहिए, जो पैसा है उसका 100% हम अपनी योजनाओं में लगाएंगे। क्योंकि अभी क्या है कि कॉम्प्लिकेटेड चीजें हो गई हैं, ये हो गई हैं कि सरकार बहुत ही कम फंड्स पंचायत को एलोकेट करती है, और उसमें से भी टाइम अनपेड होता है। साल का कितना पैसा आता है आपके पास? हमारे पास जैसे पॉपुलेशन करीब 2500 है, तो करीब 10-15 लाख के करीब ऐसे ही, मतलब यदि टोटल हम करें, यदि हमें वो भी ज्यादा वो काम। फाइनेंस कमीशन वाला पैसा आपके पास आता होगा सीधे? हाँ, वो 5वां वित्त आयोग ये सब आता है, मतलब टोटल हाँ, 15-20 लाख के अंदर ही आता है। अब 15-20 लाख में थोड़ी आप कुछ करा सकते हो, तो यहाँ फिर पे अवगत करा दूं कि मेरी अपनी रिसर्च है कि जो 29 विषय हैं 73rd अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, जो हमारे संविधान में है, अगर उनकी फंड की पावर सीधे पंचायत को दी जाए तो हर पंचायत को ऑन एन एवरेज 5 करोड़ साल का मिलेगा। हम्म। पर हमारे यहाँ एक और चीज है एडिशनल, हमारे गांव से नदी से रेत निकलती है जो कि सबसे अच्छी क्वालिटी की होती है, जिससे हमारे जो डिस्ट्रिक्ट है उसको 100 करोड़ का लगभग रेवेन्यू मिलता है, 40-100 करोड़ का रेवेन्यू मिलता है। और नियम ये कहता है कि जहां से आप रेत निकाल रहे हो, जो ग्राम पंचायत हैं, उनके यहाँ से वो प्रताड़ित हो रहे ना, तो 10% उसका उन ग्राम पंचायतों को CSR दिया जाना चाहिए। लेकिन अभी तक एक चवन्नी नहीं आई है वहां से। मैंने ये अभी जांच, मतलब देखा, तो मैंने कलेक्टर से सवाल। भूमि सुधार, ये जो मैं 29 विषयों की बात कर रहा हूँ, उसमें भूमि संरक्षण, भूमि सुधार और भूमि से जुड़े मामले, ये पंचायत के अधिकार क्षेत्र में है। 10% की बात नहीं है ये हाँ, पंचायत ही अधिकार क्षेत्र में आते हैं। अधिकार क्षेत्र में आते हैं, उन लोगों को नहीं पता है, क्योंकि सरपंच को ऊपर वाले लॉबी जो है वो सप्रेस करती है। और यही यही मुद्दा है, क्योंकि आपने बहुत डीपली समझा है चीजों को, तो और हमारे पास समय भी थोड़ा कम होता जाएगा अभी, तो और इस पे हमें बहुत गंभीर चर्चा करनी है कि ये जो 29 विषयों की जो फंड्स की पावर है, ठीक है, वो सरकार, राज्य सरकार पंचायत को क्यों नहीं दे रही है? तो मैंने क्या किया कि, मतलब आपको अब समझ में आ गया कि मैं सरपंच क्यों बनी, क्योंकि जी। मेरी सरपंच बनने की कोई लालसा नहीं थी, लेकिन मेरे को स्कूल बनाना है अपने गांव। और यही ब्यूटी है जो ये लोकल गवर्नमेंट का जो मॉडल है, सरपंच जो वाकई लोगों की सेवा करना चाहता है, जो वाकई रोजमर्रा की जो चीजें हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, सफाई, रोज, जो जो आपकी जिंदगी को रोज इम्पैक्ट करती हैं, अगर आपको उनको ठीक करना है तो आपको प्रधान बनना है। और अगर आपको राजनीति करनी है तो आप विधायक बनिए, सांसद बनिए, बहुत तरीके हैं, बट अपने गांव के स्कूल को ठीक करना है। एंड माय
इतनी गांव इंस्पिरेशन है गांव आपकी। के लिए, क्योंकि मैंने उसका स्टडी किया, गांव का स्टडी ये किया कि ओवरऑल, जैसे मान लीजिए एक परिवार 2 बच्चों को यदि स्कूल भेजता है तो उसका 1 साल का खर्चा 1 लाख रुपए आता है, और हम सब किसान लोग हैं। तो किसान यदि 1 लाख रुपए बच्चे को पढ़ाने में खर्चा करेगा तो वो अपनी फसल में क्या लगाएगा और कैसे करेगा? तो हर घर से 1 लाख रुपए साल का जा रहा है, तो 12 दूनी 24 लाख रुपए, मतलब आप बच्चे को के ऊपर खर्च कर रहे हैं। अब वो 24 लाख रुपए में यदि आपकी शिक्षा फ्री मिल जाए, क्वालिटी एजुकेशन जो प्राइवेट से अच्छी आपको गांव में शिक्षा मिल जाए, तो आप वो 24 लाख रुपए बचाएंगे ना। अब उन 24 लाख में आप क्या क्या कर सकते हैं? मतलब अपना खाना अच्छा खा सकते हैं, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि खाने की क्वालिटी इतनी महंगाई हो गई है, तो लोग मतलब ऑल्टर्ड फूड खाने लगे हैं। हाँ जी, और यहाँ पे दोबारा क्योंकि आप एजुकेशन की बात कर रहे हैं, फिर रिपीट करूंगा कि आप बोल रहे हैं 1 लाख रुपए साल का 2 बच्चों का। अगर फंड की पावर डिवॉल्व हो जाए ग्राम पंचायत को, जो पंचायत के अंदर एक स्थायी समिति हो, शिक्षा समिति, अगर शिक्षा समिति एम्पावर्ड हो जाए और स्टेट डिवॉल्व कर दे, तो हर बच्चे पे 45,000 पंचायत को तो ऐसे ही मिलेगा। नहीं, हाँ वो, लेकिन ये मॉडल है ही नहीं ना। कहीं भी आप एक ग्राम पंचायत बता दीजिए जो इस तरह के मॉडल को, मतलब उन्होंने लड़ाई करके ये लिया है। तो कहने की बात ये है कि लॉ में, रूल में, नियम में सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन एलोकेशन नहीं हो पा रहा है, उसके लिए अवेयरनेस नहीं है, उसके लिए कोई कोर्ट कचहरी जाने को तैयार नहीं है, उसके लिए सरकार कर रही है। ये सरकार क्या कहती है? सरकार कहती है कि हम एलोकेशन इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि पंचायत रेडी नहीं। क्योंकि मैंने काफी रिपोर्ट्स पढ़ी जिसमें अलग अलग कमीशन बनाए गए, और सरकार ने बोला कि हमारी इंटेंट है, हमारी नीयत है पावर देने की, बट चूंकि कॉम्पिटेंस एंड कैपेबिलिटी नहीं है पंचायत के पास, और ये टैक्स पेयर का पैसा है, ये पब्लिक फंड है, अगर इसको मिसयूज हो गया तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अगर पंचायत के पास कॉम्पिटेंस एंड कैपेबिलिटी और आप सक्षम हैं, जैसे अगर आप जैसे सारे ग्राम प्रधान हो तो दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से, बट उनका ये मानना है कि लार्जली पंचायत के पास कैपेबिलिटी और कॉम्पिटेंस नहीं है टैक्स पेयर मनी को हैंडल करने की, इसलिए हम ये पावर डिवॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। तो ये इशू आता है कि मतलब हम जैसे सरपंच होते हुए भी हमारे गांव हम फंड से बहुत जूझना पड़ता है, क्योंकि मैं सेक्रेटरी से नीचे किसी से बात ही नहीं करती, मतलब क्योंकि कलेक्टर क्या होता है कि वो भी आपको ऐसे घुमा फिरा के, उनको तो मतलब 2-3 साल के लिए आना है, फिर जाना ही है कहीं, हाँ हम ये कर देंगे वो कर देंगे, उनके हाथ में पावर रहता है। लेकिन वही चीज मतलब यदि आप उनको बार बार वो नहीं करेंगे, अब मैंने आपको बताया कि मेरे गांव से हेडक्वार्टर 100 किलोमीटर है, मैं रोज तो नहीं जा सकती, हफ्ते में, महीने में एक आध बार, फिर उनका भी टाइम मतलब ऐसा होता है। तो मैंने बेसिकली ये कोशिश कर रही हूँ पंचायत में, सबसे पहले तो शिक्षा, क्योंकि शिक्षा के कारण मैं ही अकेली क्यों बाहर निकली, मतलब मैंने अपने आप को एम्पावर किया, वो किस लिए कि शिक्षा से ही किया। अब मेरे बाद ना मेरे पहले कोई लड़की ऐसी नहीं है जो एक आध निकली हो, कोई नहीं निकली और निकल भी नहीं सकती। क्यों? क्योंकि आपका फाउंडेशन है ही नहीं गांव में शिक्षा का। अब जब फाउंडेशन नहीं है तो चाहे आप किसी को भी पढ़ा दो, कहीं भी भेज दो, वो उतना सक्षम नहीं होंगे, क्योंकि गांव में बच्चा यदि इंग्लिश नहीं पढ़ पा रहा है या बेसिक रीडिंग राइटिंग नहीं कर पा रहा है, तो आप बाद में उसको बड़े स्कूल में भेजोगे तो वो नहीं करेगा, ड्रॉप आउट हो जाएगा। उसके आप, कारण आप, से ये आपका जो स्कूल है उसमें जो शिक्षक हैं, काफी हमने जब बात की ग्राम प्रधानों से तो उन्होंने बोला कि हम शिक्षक को नियमित रूप से अपने स्कूल में नहीं बुला पाते हैं, उनकी अटेंडेंस की प्रॉब्लम रहती है या उनकी कॉम्पिटेंस या उनके लगाव की प्रॉब्लम रहती है। क्या आपके स्कूल में उस तरह की प्रॉब्लम आई? वैसे ही है, बीएलओ बना दिया शिक्षक को, मतलब एकदम, मतलब इतनी बदतर हालत हो गई है हमारे स्टेट की, मैं बात कर रही हूँ कि शिक्षक शिक्षा देने के अलावा सब काम करता है सरकार का, वो सर्वे में लगा देंगे, बीएलओ में लगा देंगे, बहुत बुरी हालत है स्कूलों की, सरकारी स्कूलों की। मतलब तो मेरा कहने का ये मतलब है कि लेकिन आप अपने रिसोर्सेस से, क्योंकि एडिशनल रिसोर्सेस से आप कैसे वो स्कूल को अच्छा कर सकते हो, क्योंकि वो यदि नहीं होगा, हमारे गांव में आज 90% बच्चे अ, अनपढ़ हैं। मैं देखिए, मैं बहुत सराहना कर रहा हूँ आपके कार्य की, बट भारत में कितनी माए जी ऐसे लोग होंगे जो अपनी लाइफ को पूरा डेडिकेट करके कमिटमेंट के साथ ठीक कर रहे हैं। अगर हमको ये गांव का हर स्कूल ठीक करना है, हर स्कूल ठीक करना है, तो वहां पे तो जो पंचायत है उसको स्ट्रक्चरली रूप से, जो शिक्षा समिति होती है पंचायत के अंदर, उसको एक्टिवली काम करना पड़ेगा, उसको स्कूल का कंट्रोल लेना पड़ेगा।
देखिए अभी क्या है, अभी मैं जो कहने की ये कोशिश कर रही हूँ, आप मतलब वही मैं आपके वीडियो के जरिए बताना चाह रही हूँ कि मेरा जो बिगेस्ट क्या बोलते हैं, एक एक मेरा ये ड्रीम प्रोजेक्ट है स्कूल का। उसके पीछे कारण ये है कि यदि आपने किसी बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन फ्री में 12वीं तक दे दी, तो वो, जैसे मैंने जाके कॉलेज से ट्यूशन पढ़ा के अपना पूरा करियर चुना, वैसे ही और लोग भी कर सकते। तो कहने का मतलब है कि पहला स्टेप जो है शिक्षा। और अब जो है, जैसे मैंने बताया 90% बच्चे हमारे गांव में ड्रॉप आउट्स हैं या लिख नहीं पाते, पढ़ नहीं पाते, तो ना तो वो खेती के काम के रहते हैं, ना वो घर के काम के रहते हैं, ना उनको जॉब मिल पा रही। तो उस चक्कर में क्या है कि ज्यादातर नशे में जा रहे हैं, ज्यादातर मोबाइल में आजकल जो बैटिंग चल रही है टेलीग्राम में, उसमें वो बच्चे फंसे हुए। तो कहने का मतलब है हम अपनी पूरी पीढ़ी को बर्बाद कर रहे हैं यदि हम उन्हें अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे। तो क्योंकि मैं कितना भी धन लगाऊं अपने गांव में, अमेरिका से लाके कितना भी पैसा लगाऊं, कितना भी अस्पताल बनाऊं, रोड बनाऊं, क्योंकि पैसा कभी भी एक हद तक ही काम कर पाता है ना। सस्टेनेबल नहीं है, स्केलेबल नहीं है। मेरा ये मानना है कि मैं फाउंडेशन का काम कर रही हूँ, अस्पताल खोल दिया, एक हमारा ट्रेनिंग सेंटर है जिसमें फ्री में हम कंप्यूटर शिक्षा देते हैं, सिलाई देते हैं, ये सब काम करते हैं। लेकिन यदि मैं मर गई तो उसके बाद तो वो खत्म हो जाएगा या पता नहीं चलेगा कि नहीं। लेकिन यदि मैंने स्कूल अच्छा बना के ऐसे हजारों बच्चे तैयार किए मेरे गांव के, तो कम से कम मेरे गांव की ओवरऑल अपलिफ्टिंग होगा, क्योंकि फैमिलीज अच्छे होंगे, उनको एम्पावरमेंट आएगा, उनमें वो चीजें जो करने की क्षमता आएगी कि हम कोविड को कैसे हैंडल करें। आगे आने वाले 15-20 सालों में हमारे पास क्लाइमेट वो क्राइसिस आएंगे, उनको कैसे डील करना आपको। ओवरऑल आप रिसर्च में आप कैसे वो करेंगे कि किसानों की इकोनॉमिक कंडीशन कैसे हम लोग ठीक है। तो उस स्कूल के अंदर हमने एक सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज का एक कॉन्सेप्ट डाला है, जहां पे डिजिटल मीडिया के माध्यम से हम साइंटिस्ट को ये कनेक्ट कर सकते हैं कि हमारे गांव वालों को ये बताओ कि आपके ज्योग्राफी एरिया की क्या कंडीशन है, 10 साल में कितना टेम्परेचर बढ़ा है, कितना वाटर लेवल नीचे गया है, कितना मतलब जो है आपको कौन सी फसलों के लिए तैयार रहना है, आपको ट्रेडिशनल फार्मिंग नहीं करनी है। तो अभी क्या कर रहे हैं कि हमारे यहाँ के किसान जो दादा परदादा लगा रहे थे, मतलब जो ट्रेंड में आ रहा है, जो कंपनियां फोर्स कर रही हैं कि भाई आप तो यही सीड लगाओ, आप तो यही वो लगाओ, आप तो यही डीएपी खाद वाद डालो, उससे क्या हो रहा है कि किसान पे लोन जा रहा है, और लोन के बाद में वो उनके आगे के इश्यूज आ रहे हैं, ना वो पढ़ाई पे खर्चे कर। तो इस तरह की हमें स्कूल में ये कम्युनिटी डेवलपमेंट भी करना है कि बाकी जो किसान लोग हैं, जो लोग हैं, उसको हम कैसे उनके रिसोर्सेज के लिए करें, एंटरप्रेन्योरशिप हम कैसे डेवलप करें, क्योंकि हम लोग किसान हैं, पूरा फार्मिंग पे है, और सबसे अच्छी हमारे यहाँ सॉइल है, हर तरह की फसल होती। आपके बच्चे किसानी छोड़ के सब कुछ करना चाहते, लेकिन यदि आप सोचिए आपने गांव में एग्री एंटरप्रेन्योर को आपने यदि बना दिया, देशों में खाना बनाएंगे, खाना पहुंचाएंगे, कहने का मतलब, क्योंकि फूड विल बी अ बिगेस्ट क्राइसिस इन द वर्ल्ड यदि हम ग्लोबल इंडेक्स में देखें, क्योंकि हम बिलियन लोग हो गए और हमारे जो एग्रीकल्चर लैंड है वो श्रिंक होते जा रहे हैं, क्योंकि कभी बिल्डिंग बन रहा है, कभी ग्राउंड बन रहा है, कभी वेयर हाउस बन रहा है। तो हम अपने 5 एकड़ को, मैंने देखा है कि किसान के पास अब 4 एकड़ बचा है, क्योंकि उसका खलिहान बन गया, उसका खेत बन गया, उसके 4 लड़के थे, चारों ने अपने मकान बना लिए। तो जो ग्रोइंग कैपेसिटी है, प्रेशर जो है, हम फूड इस पे लेकर आएंगे। तो कहने का मेरा मतलब है कि बच्चे यदि ये सीख जाएं कि दुबई वाले रेत में कैसे वो कर रहे हैं, तो हमारे गांव में तो फिर भी पानी है और फिर भी सारी चीजें, तो उसमें वो लोग कितने लोगों को जॉब दे सकते हैं, मेरे गांव के बच्चे। उस तरह का मॉडल स्कूल में अपने गांव में तैयार कर रही हूँ, और उसके लिए ये सारा मैंने तामझाम किया। इवन अभी मेरा विधायक का चुनाव खत्म हुआ है। तो माया जी, आपकी जो चर्चा है वो बहुत ही रोचक है और हम इस पे पूरे दिन बात कर सकते हैं। अभी मैं आपके विचार बहुत ही स्पेसिफिक तरीके से पंचायत के सशक्तिकरण के ऊपर जानना चाहूंगा। पंचायत में 6 स्थायी समितियां होनी चाहिए। पंचायत को नियमित रूप से ग्राम सभा करनी चाहिए। पंचायत को अपनी प्लानिंग करनी चाहिए, जिसे कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान फॉर द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ अ ग्राम पंचायत। पंचायत को उसके एग्जीक्यूशन में मॉनिटरिंग करनी चाहिए। राज्य सरकार का यह मानना है कि पंचायत ये सब काम नहीं करती है। चूंकि ये पंचायत ये सब काम नहीं करती है, इसलिए टैक्स पेयर का जो पैसा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पंचायत को नहीं दी जा सकती है। तो मैं इस पर आपके विचार जानना चाहूंगा कि क्या आप इससे सहमत हैं या नहीं, और अगर हैं तो भी आपके विचार क्या हैं, नहीं है तो भी आपके विचार क्या हैं।
देखिए ये मुझे लगता है, देखिए पंचायत क्या है कि मतलब ग्राम स्वराज, या हम जो कहें कि मतलब सबसे एक स्ट्रॉन्ग बॉडी जो अपन पढ़ते आए हैं या देखते आए हैं वो होनी चाहिए। लेकिन इसमें थोड़ा मिक्स मेरे व्यूज है। मिक्स व्यू इसलिए हैं कि क्या होता है कि जैसे हम देखते हैं कि जब पंचायत चुनाव होते हैं तो 50% रिजर्वेशन विमेंस का होता है, और 50% रिजर्वेशन में जब विमेंस आते हैं प्लस उसमें ST SC जो भी जो लोअर उसमें, क्योंकि हर कोई प्रधान हो सकता है ये हमारा संविधान कहता है। तो जब उस तरह के लोग मतलब इसमें आते हैं, क्योंकि आपको पता है कि पंचायत इलेक्शन ही कितना मतलब कैसे होता है, मतलब उसमें जो चुने हुए लोग हैं, और आजकल पंचायत इलेक्शन जो है वो मतलब विधायक इलेक्शन से भी ज्यादा टफ हो गए हैं। उतना पैसा हमारे गांव में खर्च होता है, मतलब हमारे बाजू वाले गांव में 30 करोड़ रुपए, 30 लाख रुपए खर्चा हुआ ऐसा। तो मेरा कहने का मतलब है कि अब जब कोई पैसा खर्च करेगा तो वो वापस भी लेगा, है ना, क्योंकि उसको पता है। और जब यदि इस तरह की मान लीजिए विमेन है और जो रिजर्वेशन से है, तो वो तो एक सिंबॉलिक हो गई है। उसके आजू बाजू जो प्रधान जो लोग हैं वही पंचायत को चलाएंगे। अब सबका मोटिव क्या रहता है कि वेलफेयर तो एक अलग चीज है, लेकिन सबको ये लगता है, मतलब जो मेरा अनुभव है, मैंने जितने दिन पंचायत में रह के अभी एक्सपीरियंस किया, कि सबको ये लगता है कि मतलब काम तो ठीक है हो, लेकिन सबको हिस्सा कैसे है। जैसे मैं बता रही हूँ कि मेरे गांव में मैंने देखा कि BPL कार्ड जो है मतलब गरीबों के होना चाहिए। अब गरीबों के पास में बेसिक डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, आधार कार्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसके लिए उनके जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, अब जन्म तारीख नहीं है, तो वो बेचारे कहाँ कलेक्ट्रेट में चक्कर लगाएंगे। तो इसलिए वो कहते हैं हमें नहीं चाहिए BPL, मतलब बन ही नहीं रहा है। और कोई प्रधान ऐसा भी नहीं है कि उसके लिए लड़ाई लड़के बोले नहीं आप तो बनाओ इनका, ऐसा भी नहीं है। जी तो हमारे गांव में ज्यादातर बड़े बड़े लोगों के BPL बने हुए हैं, जिनके घर में ट्रैक्टर स्कॉर्पियो सब खड़े हुए हैं। मतलब मैं एक एग्जांपल, और ये हर जी, गांव की कहानी है, हर हर गांव गांव का, की। तो हर जो गांव का। एलोकेशन फंड्स है, मान लीजिए 5 करोड़ यदि आ भी जाते हैं, तो मेरे पहले की जो पंचायत थी उसमें जो भी एलोकेशन का फंड्स था वो मतलब ऐसे हुआ है जैसे हम कहते हैं कि कागज में कुआं खुद गया, कागज में तालाब है नहीं है। एक्चुअली ऐसा होता है। तो मेरे को लगता है जी जो अपर बॉडी जो बैठी है उनका भी जो फेथ है, मतलब उनका भी जो मानना यही होगा कि ये उनको मेरे मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए कि जो ड्रिवन सरपंच है, जो चाहता है कि मैं कुछ अच्छा करूं, कुछ मतलब वो करूं, मुझे फंड्स दिया, तो ऐसे लोगों को सिलेक्ट करके हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सहमत हूँ, सहमत हूँ। अच्छा, एक्चुअली ये बेस बहुत ही बेस अच्छा आइडिया दिया आपने कि इंस्टेड ऑफ बेस सबको देने की बजाय, ठीक है, जो लोग सही है कम से कम उनको तो पैसा दें। एग्जैक्टली हाँ, मतलब मेरा ऐसा मानना है कि स्टेट गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए कि जितनी पंचायत है उसमें से जो ड्रिवन लोग हैं, जिनका बैकग्राउंड क्या है, जिनकी पढ़ाई लिखाई क्या है, जो करना क्या चाहते हैं गांव के लिए, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि अनपढ़ सरपंच भी कुछ नहीं कर सकता, वो सब कुछ कर सकता है जी जी यदि वो ड्रिवन है। तो ऐसी पंचायतों को सिलेक्ट करके और उनकी प्राइम जो नीड्स हैं उसके अकॉर्डिंग एलोकेशन होना चाहिए। अभी जैसे मैं आपको बताऊं कि मेरे मान लीजिए 20 लाख रुपए मेरे गांव में आए एक साल में। अब मुझे एक ऐसा काम, ऐसा तालाब बनाना है या ऐसा कुछ करना है जिसमें 50 लाख की जरूरत है। अब जब वो फंड्स आएगा ही नहीं मेरे पास तो मैं कैसे बनाऊंगी। यदि आप कह रहे हैं कि वो 5 करोड़ का एलोकेशन हो जाए तो मैं तो जी, मतलब आपने आपने तालाब, हाँ जी, आपने तालाब बोला। एक सिंगापुर एक प्रोग्राम होता है, वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम का पैसा अगर सीधे पंचायत के पास आए तो आपके पास तालाब का पैसा आ जाएगा, बट वो आता ही नहीं है और राज्य सरकार अपने तरीके से खर्च करती है। नहीं आता। और फिर उसमें भी उनके इतने क्लॉज होते हैं कि भाई आप मनरेगा का पैसा उपयोग करो, तो मनरेगा में पता चला सबको ऐसा मिल रहा है कि एक मजदूर आप ढूंढ के बता दो मनरेगा में कौन आ रहा है काम करने। हमारे यहाँ नाली कर्मचारी कोई नहीं काम करना चाहता, सफाई कर्मचारी कोई नहीं करना, मजदूरी जैसे ही पंचायत का नाम आता है डबल वो करने लगते, क्योंकि लोगों का माइंडसेट अब ऐसा हो गया है कि पंचायत मतलब फ्री का पैसा, मतलब। और पहले भी ऐसे होते हैं कि भाई अच्छा तुम्हारे खाते में डाल दिए, तुम्हारे में डाल दिए, इतना वापस दे रहे हैं, इतना ले लेना। मतलब ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एक्चुअली गाँव में भी। गाँव के मुखिया या गाँव के लोग भी, उनकी मानसिकता ही ऐसी हो गई। तो ऐसे ड्रिवन पंचायतें हैं जिनमें होलिस्टिक डेवलपमेंट करना चाहते हैं और गांव के लोगों की भी राय शुमारी से मतलब पूरा, जैसे मैंने आपको भगवान के एग्जांपल दिए ना,
यदि वैसा करना चाहते हैं तो मुझे लगता है ऐसी पंचायतों को एक मॉडल बनाना चाहिए। जैसे मोदी जी ने एक शुरू किया कि सारे सांसद गांव को गोद लेंगे, है ना, एक एडॉप्शन वाला आइडियल पंचायत के लिए। जी जी। आप देखिए कितना 10 साल पहले शुरू किया था वो मूवमेंट, कितने गांव आए। कितने गाँव? मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास तो बहुत पावर होता है और बहुत पैसा भी होता है, वो चाहे तो कर सकते हैं, जी जी। लेकिन वहां भी नहीं हुए। तो मेरे कहने का मतलब है कि ऊपर से स्कीम्स को लागू करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, नीचे से लोगों को ढूंढ के उनके अकॉर्डिंग, उनके विश के अकॉर्डिंग, उनके टैलेंट के अकॉर्डिंग यदि हम एलोकेशन करें तो आपको बहुत बड़ा चेंज दिखेगा। जैसे मैं आपको उदाहरण देती हूँ, मैंने बहुत गांव की स्टडी किया, ये पिक्चर बनाने से पहले मैं अन्ना जी के गांव में जाके रही, अन्ना जी को मैं पहले ही इतना जानती थी। फिर मैं हिवरे बाजार बाजू में है, वहां जाके मैंने स्टडी किया। तो हिवरे बाजार क्यों अच्छा बना? क्योंकि एक तो बहुत छोटा सा गांव है, दूसरा चीज कि वो ग्राम प्रधान इतना ज्यादा वो जागरूक था, तो वो इधर से पैसा उधर से पैसा। फिर एक समय ऐसा आया कि उसको पैसा मांगने की जरूरत नहीं, अब इतना पैसा आ रहा है कि उसको पता ही नहीं मैं खर्चा कैसे करूं। मतलब अभी वो अतरंगी चीज है। अभी आप हिवरे बाजार जाएंगे तो अभी आपको लगे यार ये क्यों कर रहा है ये, अब वो सारा काम कर दिया उसने, उस गांव में पानी है, बिजली है, सड़क है, स्कूल है, अब क्या करे वो स्कूल में? तो वो गेट बना रहा है ऐसे राजा महाराजा टाइप के कि यार पैसा कहीं तो लगे, राइट? तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब सबको ये भी ओवर ऐड हो गया ना वो तो। यही बहुत अच्छी चीज है कि एक एक सोर्स ऑफ फंड ये भी हो सकता है कि उस गांव से जो समृद्ध लोग हैं, जो बाहर काम कर रहे हैं, ठीक है, वो अपने गांव में भी कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। दैट कुड बी वन सोर्स ऑफ मनी। करते ही हैं सर। आप देखिए साउथ इंडिया में इतने गांव आपको ऐसे मिलेंगे जो एनआरआई, यूरोप और जहां बसे हुए लोग हैं वो अपने गांव के लिए फंड्स भेजते हैं। पंजाब में आपको ऐसे गांव कई मिलेंगे जो पंजाबी लोग सरकार वरकार क्या जितना करेगी जितना उन लोगों ने कर लिया। गुजरात में आप जाके देखिए, इतने जो लोग बस गए हैं बाहर जो देश में, तो वो लोग एक एक गांव को अडॉप्ट करके कुछ अपने स्तर से कुछ कर रहे हैं। तो मतलब ऐसे हैं। लेकिन मेरा कहना ये है कि जो लॉज में आता है, जो नियम में आता है, कम से कम वो भी तो सरकार को लिबरेशन करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल बता रही हूँ, सरकार का मानना है कि ग्राम पंचायतों में कोई धंधे होते हैं, मतलब जैसे गुड़ की भट्टी है कुछ है, उनको टैक्स देना चाहिए, होम टैक्स देना चाहिए। अब कोई टैक्स देने को तैयार नहीं, हर जगह तो चोरी हो रही, पानी की भी, बिजली की भी, सब चीजों की बुके हमने आज तक दिए नहीं, तो हमारी हैबिट में है ही नहीं, हम क्यों दे टैक्स? तो आप सोचिए हमारे यहाँ शुगर मिल है, शुगर मिल का 2% CSR आपके गांव को जाना चाहिए, लेकिन इसने डिमांड नहीं की। और यदि वो दो भी देते हैं 4-5 हजार, तो वो उनके भैया जी बन जाते हैं, अरे आप तो मालिक हैं हमारे, ऐसे हैं। मतलब ये एक बिहेवियरल वो है कि इस चीज से आप कैसे फाइट करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि पंचायत सबसे पहले तो गांव में आप एक जागरूक सरपंच की खोज करें कि जिसका विजन हो वो हो। फॉरगेट अबाउट लाइक अदर पॉलिटिक्स। हमारे यहाँ क्या होता है, उल्टा सिस्टम है कि भाई जो सबसे ज्यादा वोट दिलवाएगा हम उसको सरपंच बनाएंगे, वो किसी ना किसी के वो होते हैं, राइट? तो ऐसे यदि हम करेंगे तो पंचायत मुझे लगता है सशक्त नहीं हो पाएंगी। और एलोकेशन जो मैंने आपको वही कहा है कि ऐसी ग्राम पंचायतों को इकट्ठा करके और फिर सरकार को उन ग्राम पंचायतों को देना चाहिए। अगली बार में कोई और अच्छे अच्छे वो आएंगे, उनको चुन लेना चाहिए। तो धीरे धीरे मुझे लगता है सभी गाँव की ये समस्याएं दूर होंगी। ये बहुत ही बढ़िया आपके विचार इस विषय पर। और आई थिंक राज्य सरकार को इस पर जरूर विचार करना चाहिए। सारी पंचायत को एक लेंस से नहीं देखना चाहिए। वैसे मैं एक और जी जी एक और मैं एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे मेरे यहाँ माइनिंग होता है, अब माइनिंग में कोई आवाज नहीं उठाता क्योंकि वो बहुत ही मतलब वैसा वाला काम है, कोई नहीं आवाज उठाता, सब मतलब बिल्कुल सप्रेस रहते हैं। लेकिन आप ह्यूमन राइट्स की बात करेंगे तो मतलब जैसे मेरे गांव में सड़क नहीं है, मतलब 12 किलोमीटर की जो प्रधानमंत्री सड़क थी वो टूट चुकी है और एम्बुलेंस नहीं जाता, जननी एक्सप्रेस नहीं जाती, कुछ नहीं जा रहा मेरे गाँव में अभी भी। तो मैंने क्या किया कि चुनाव अभी आने वाले थे विधानसभा, एक पब्लिक को भी तो आपको अवेयर करना ना। आप ग्राम प्रधान तो हुई वो तो एक अलग बात है, लेकिन आप एक फेस हो वहां के लिए कि भाई ये एजुकेशन मतलब इन्होंने शिक्षा ग्रहण करी है, तो ये मतलब और चीजों को भी समझती हैं। तो मैंने क्या किया, गांधी जी का जन्मदिन था, मैं गांधी जी को बहुत मानती हूँ क्योंकि मैंने इतना सारा काम भी किया। तो मैंने 10 दिन का धरना दिया, रोड बैठी, लोगों को इकट्ठा किया कि हम इस रोड को बनवा के रहेंगे, नहीं तो हम वोट का बहिष्कार करेंगे। 9 गांव मेरे साथ, 6 ग्राम पंचायतें थी, हमारी ग्राम पंचायत ने इनिशिएट लिया। तो उसमें कम से कम चुनाव के पहले 15 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए। सांसद जी ने लेटर भेजा
कि भाई लीजिए आपके 15 करोड़। ये काम पहले भी कर सकते थे, मतलब एक ओवरऑल आवाम को जागरूक कर। अब वो 15 करोड़ यदि रोड बन जाएगी तो कितना डेवलपमेंट होगा। मैं अपने गांव, एक बियॉन्ड द विलेज है एक्चुअली, मेरे गांव से बाहर की जो पॉपुलेशन है वो भी तो विक्टिम है ना हर चीज में। और दूसरी चीज, सारी ग्राम पंचायत है, एक लेटर आता है कलेक्टर से कि माइनिंग चालू होने वाली है, आप अपनी ग्राम सभा में प्रस्ताव लिख के दीजिए कि हमने स्वीकृत कर दी खदान। मेरे यहाँ भी आया, मैंने ग्राम पंचायत में बोला कि भाई हमारे यहाँ से अस्वीकृत है। माइनिंग वाले इतना मेरा पीछा किए, इतना मैडम कर लो आप, किसको क्या करना है, कैसे करना, मैनेज करो। मैंने कहा भैया मैं नेचुरल रिसोर्सेज के अगेंस्ट हूँ, ये सारा ये मतलब गलत है, लेकिन मेरी उतनी आवाज नहीं है जो मैं बंद करा पाऊँ। लेकिन मैं अपनी पंचायत में तो अस्वीकृत लेटर तो मैं भेज ही सकती हूँ। मैंने प्रस्ताव भेज दिया, मैंने लेटर भी भेज दिया, और सबको भी मैंने बता दिया। मैंने कहा डरती नहीं मैं किसी से, कोई भी यहाँ का सेठ हो, कोई विधायक हो, कोई सांसद हो, मेरी ग्राम पंचायत से रेत नहीं जाएगी। और उसका परिणाम ये है कि आज हमारी पूरी ग्राम पंचायत को रेत फ्री मिलती है। जितने लोग मकान बनाते हैं सबको रेत फ्री मिलती है हमारे गांव में। गांव के बाहर आप नहीं ले जा सकते। और वही दूसरे गांव जहां से रेत निकाल रहे हैं उनको जो माइनिंग कंपनी है वो उनको बिल्टी काट, रसीद काटती कि 4000 ट्रॉली लो। अब बताओ कितना बड़ा शोषण है। 4000 ट्रॉली रेत की बिकती है, जिनकी नदी है, जिन पे उनका नदी। पहला है, वो लोग उनसे खरीद रहे हैं। कितनी बड़ी मतलब विडंबना है, राइट? आप देखिए ना। और ये नदी ये नाले और ये जो है इनका मैनेजमेंट जो है वैसे तो ग्राम के पंचायत के अंदर ही होना चाहिए। और ये ना उल्टी गंगा बह रही है, जहाँ पे उल्टी, राज्य सरकार को ग्राम पंचायत से के थ्रू इसको करना चाहिए। वहां राज्य सरकार ग्राम पंचायत से केवल एक कंसेंट लेती है। और ये जो आपने बोला ना, आप ये सोचिए कि आप एक फिर, हाँ हाँ, क्या बोल रहे हैं? सॉरी थोड़ा लैग आ रहा है आई थिंक। जी जी। हाँ तो तो मैं आप मेरा कहने का मतलब है कि आप एक सही व्यक्ति को यदि एक सही पावर देते हैं तो उसका इफेक्ट जो है वो लार्जली होता है, मतलब बहुत बड़ा होता है। आप बहुत सारी चीजों को, बहुत सारे क्राइसिस को आप रोक सकते हैं, आप बहुत सारे और भी काम कर सकते हैं। मेरे लिए पंचायत तो मतलब स्कूल है। उसके अलावा जो भी चीजें हैं वो उसके बाई प्रोडक्ट रहेंगे। जो भी चीजें हैं ये सब बाई प्रोडक्ट हैं ये सारी, कि मैं जब एनर्जी लगा रही हूँ पूरा उतना सब छोड़ के, तो मैं मतलब इफेक्टिवली, मतलब वो जिसका परिणाम भी दिखे। मैं भी सीख ही रही हूँ पंचायत में, तो बहुत चैलेंज है, लेकिन बहुत मतलब वन ऑफ द बिग टफेस्ट जॉब मैं कहूंगी पंचायत चलाना, यदि आप ऑनेस्टी से चला रहे हैं। आप ये सब पंगे ले रहे हैं सबसे, मतलब आपको कभी भी लाइफ थ्रेट हो सकता है, आप कभी भी कुछ भी हो सकता है आपको, राइट? लेकिन भारत में रेत माफिया, भूमाफिया, इनसे इनसे आपका मतलब लाइफ थ्रेट ही है। उससे उससे नीचे कुछ भी नहीं है अगर आप इनके काम को रोकते हैं, अवरोध करते हैं। यहाँ तो आपने यूपी में देखा होगा ना, वो रेत माफिया के चक्कर में एसडीएम को के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। मतलब यही है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि एटलीस्ट जो चीजें आपके कंट्रोल में है आपको वो जरूर करना चाहिए। सभी सरपंचों को भी मैं ये कहती हूँ आपके माध्यम से कि आपको लोगों के क्या अधिकार हैं उनके लिए लड़ो। आप पंचायत में इतने सारे अधिकार हैं, महिलाओं के अधिकार है। आप एक गरीब का बीपीएल कार्ड बनाते हो तो उसका पूरा जिंदगी बदल जाता है, मतलब उसको पेंशन मिलती है, उसका बच्चा फ्री में पढ़ता है, राशन मिलता है, ये बहुत सारी चीजें। तो मेरे लिए मतलब ये है कि आप जो हम लोकतंत्र जिसको कहते हैं वो वास्तव में लोकतंत्र होना चाहिए। और आज किस्मत से संविधान दिवस भी है, जो मतलब किसी धर्म ने नहीं दिया, किसी और चीज ने नहीं दिया, वो अधिकार हमें संविधान ने दिया है कि महिलाएं आज गंदे से गंदा मिला के विधायक, एमपी कुछ भी चुनाव लड़ सकती हैं, और उसमें पूरा वो एक होलिस्टिक डेवलपमेंट कर सकती है। क्योंकि महिला यदि एक सशक्त है ना तो बहुत कुछ उससे चेंज हो सकता है। मैं एक आखिरी सवाल के साथ इस चर्चा को विराम दूंगा। अभी मेरे बीच में एक बात आई थी, तो आपने क्या इस बार विधायकी के लिए भी चुनाव लड़ा है क्या आपने, या आप प्रिपरेशन में थी उस टाइम पे? मैंने बोर्ड का बहिष्कार किया सर, मैंने बताया ना। मैंने अभी जो आंदोलन किया था ना, जो रोड के लिए, उसके लिए 15 लाख सैंक्शन, 15 करोड़ सैंक्शन हुए। यदि वो रोड 2 महीने में नहीं शुरू होता है काम, तो मैं लोकसभा में भी वही काम करूंगी, क्योंकि मेरा अल्टीमेटली रोड बनाना एक बेसिक वो है।
तो मैंने इस बार चुनाव में वोट नहीं किया। अभी पिछले हफ्ते हमारे यहाँ वोटिंग हुआ था, क्योंकि जब आप एक सिंबॉलिक आंदोलन को शुरू करते हैं, मतलब एक जो आपका अधिकार है उसके लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। सो और यही 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 बात वो महात्मा गांधी जी की ना सत्य होती दिखती है, जब महात्मा गांधी जी ने बोला था कि अगर ग्राम को स्वराज्य नहीं मिला तो मैं ये मानूंगा कि हम एक गुलामी से दूसरी गुलामी में चले गए। एग्जैक्टली यही गुलामी तो है। मतलब चुनाव आते ही सब लोग कहते हैं कि नहीं हम इसको वोट देंगे, उसको वोट देंगे, इतना पैसा, इतना दारू। मतलब ये किधर से आता है? हमारे पास वही पैसा यदि हमारे डेवलपमेंट में लग जाए तो कितना। आज विधायक चुनाव जो है 15 करोड़ से कम का नहीं है, 20 करोड़ से कम का विधायक का चुनाव नहीं। अब आप 20 करोड़ यदि आप गांव में या पूरे एरिया में कोई भी काम करा लो, आप कितना इफेक्ट दिखेगा। तो अब वो 20 करोड़ खर्च करेगा तो वो 50 करोड़ 100 करोड़ बनाएगा भी। तो मतलब ये हमारे अंदर भी हमें सोचना चाहिए ये सब चीजें। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप ना, आपके अंदर जो एनर्जी है, जो आपके अंदर पैशन और कमिटमेंट है, आपको डिवोल्यूशन ऑफ पावर 73rd अमेंडमेंट के लिए आपको चेहरा बनना चाहिए। आपको सारे ग्राम पंचायतों को मिला करके, ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट से ये पावर जो है ना स्नैच करनी पड़ेगी, छीननी पड़ेगी। ये मांगने से में इतने काम है, मतलब फाउंडेशन का काम बढ़ता जा रहा है, पंचायत का काम बढ़ता जा रहा है, फिर मेरे और भी जो चीजें हैं वो चलती रहती। मतलब जो है ना, समय कम होता जा रहा है, तो मैं जिम्मेदारियां थोड़ा ऐसा ले रही हूँ जो मैं उनको पूरा कर पाऊँ। तो इसीलिए मुझे बहुत सारी जगह से आते हैं, मैं नहीं कर पाती हूँ। तो मुझे लगता है कि पंचायत 5 साल बाद ये थोड़ा, मेरा जब टर्म खत्म होगा तो शायद मैं दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँ फिर। नहीं, पर बिल्कुल आप जागरूक कीजिए लोगों को अपने अधिकारों के लिए। जिस तरह आप एनओसी देने से मना कर देती हैं, जिस तरह की स्कूल में अगर नहीं हो तो शिक्षा समिति एक मिनट्स बना करके कि भैया स्कूल में शिक्षक नहीं आते हैं, ठीक है, और उसको वो कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे चर्चा करके और बहुत कुछ सीखने को मिला, और मैं आपसे कनेक्ट में रहूंगा। और मुझे अच्छा लगा, और आपने इतना बढ़िया सेशन किया और इतना डीप रिसर्च कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आपको तो इंस्ट्रक्टर हर ग्राम पंचायत के तौर पे जाना चाहिए और सब पंचों को अवेयर करना चाहिए कि भाई ये हैं जो अपने राइट्स के बारे में बताते हैं, क्योंकि बहुत जरूरत है आप जैसे लोगों की। सो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया और बहुत अच्छा लगा, और आगे जुड़ते रहेंगे। जी, नमस्कार। नमस्कार सभी को।